पहला सोना में आप सबका स्वागत है और बाजार खुलने की तैयारी में प्री ओपनिंग सेशन में देख लेते संकेत आते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर मजबूती के साथ शुरुआत के और 95 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 50 अंक ऊपर निफ्टी है। 7,900 के पार खुलने की तैयारी 10% ऊपर है। टाटा पावर जो कल निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर था, केन इंडिया 4% ऊपर, लेकिन मेरी नजर तो रुपए पर रहेगी कि देखते हैं कि करेंसी मार्केट में किस तरह की शुरुआत होती है। कल की शानदार रिकवरी को क्या बरकरार रख पाते हैं या फिर थोड़ी बहुत कमजोरी आज देखने को मिलती है। कमजोरी होना ज्यादा संभावना दिख रही है। जी हाँ, 12 पैसे की कमजोरी के साथ हमने की शुरुआत। 66.10 था हमारा कल का क्लोजिंग लेवल और आज 12 पैसे के नुकसान के साथ हम यहां पर खुलते नजर आ रहे हैं करेंसी मार्केट में। तो थोड़ा नुकसान दुनिया भर के बाजारों को देखकर होता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी हद तक शायद रीजनेबल भी है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब फोकस होगा कुछ स्टॉक्स पर जहां पर राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। गौरांग शाह, जय ठक्कर और सुमित बगड़िया हमारे साथ है। गौरांग, इन्फोसिस रुपए की कमजोरी या फिर डिफेंसिव वो अपनी जगह है, लेकिन आज कुछ एफआई ब्रोकरेजेस की तरफ से अपग्रेड भी आ रहे हैं। जेफरीज कह रहे हैं कि 900 से लक्ष्य बढ़ाकर उन्होंने 1260 किया है। क्या आईटी शेयर पैसा लगाने लायक हैं इस बाजार में? यदि हाँ तो इन्फोसिस पर क्या रहा है, और अगर कोई दूसरे मिड कैप आईटी स्टॉक्स आपको पसंद हो तो वो भी बताएं। बिल्कुल अनिल जी, और पहले तो डिस्क्लोजर ये देना चाहूंगा कि हमारे तरफ से भी यहाँ पर पॉजिटिव कवरेज है और कुछ हफ्ते भर पहले ही हमने भी हमारे जो लक्ष्य है ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं इन्फोसिस पर और 1340 1350 का किया है। एम्प्लॉई रीथिंकिंग एंड रीस्ट्रैटेजाइजिंग, एक्विजिशन ऑफ न्यू कंपनीज, हाई प्रोडक्ट मार्जिन में ज्यादा कंसंट्रेशन और क्लाइंटों के साथ मिलकर के उनके पहलुओं को समझना और उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करना कि उनके लिए भविष्य में आने वाले समय में ये लाभदायक हो। ये थॉट प्रोसेस लेकर के जो मैनेजमेंट में बदलाव हुआ और विशाल सिक्का जी जो आए हैं और उन्होंने जो कमान संभाली, उसके बाद हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया है और यहाँ पर हम खरीदारी की बिल्कुल राय देंगे। हम रुपए डॉलर की बात नहीं करेंगे, हम बुनियादी तौर पर आकलन करेंगे और उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि एक बहुत बेहतरीन निवेश लायक मौका है लोगों को निवेश करने के लिए। इसके साथ साथ टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और माइंडट्री, ये कुछ और विकल्प है जहां पर आईटी सेक्टर पर जहां पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है जी कि फार्मा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं इस समय जहां पर असमंजस स्थिति बनी हुई है। चलिए, इन्फोसिस फंडामेंटल्स एक्स करेंसी को हटा दें तो भी पसंद आ रहा है गौरांग को। इसके अलावा फार्मा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं जहां पे इस कमजोरी में चाहें तो आप निबलिंग या हल्की खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। वैसे कल ध्यान रखें, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, आधे से 1.5% के आसपास की मेरे ख्याल से पूरी पॉकेट कमजोरी के साथ कामकाज कर रही थी। आज इनिशियल इंडिकेशंस जो आ रहे हैं ये पॉकेट शायद हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करे। लेकिन सुमित, एक स्टॉक है हैवी वेट और जो लगातार सस्टेन जिसे हम कहते हैं सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो है एचडीएफसी का काउंटर। मेरे ख्याल से कल भी वो काउंटर 2% के आसपास ही कमजोरी के साथ बंद हुआ था। क्या लग रहा है सर, क्या चल रहा है यहाँ पे और किस तरह की रणनीति आप बना रहे हैं? वेल आशीष, यू आर राइट, एक सेल ऑफ हमको देखने को मिला है और अच्छा खासा एक करेक्शन देखने को मिला है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी के अंदर ये 1130 1120 के जो लेवल्स हैं ये एक अच्छे खासे सपोर्ट का काम करेंगे। और अगर लास्ट जो रैली हमने देखी थी तो यहाँ पे ये इसी लेवल्स पे इन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया था और पिछले 2 बार से ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले लेगा और इस सेक्टर के अंदर ओवरऑल मुझे मोटा मोटी जो व्यू दिख रहा है वो मुझे तेजी दिखाई दे रही है। मतलब हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मोस्टली स्टॉक्स में हमको आने वाले समय में एक तेजी देखने को मिलेगी। तो ये जहां तक एचडीएफसी का सवाल है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 1190-95 के आसपास। जैसे ही एक 1190-95 का विद कन्विक्शन ब्रेकआउट आएगा तो ये स्टॉक के अंदर ऊपर में 1300 से 1350 के लेवल्स देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल्स है प्रेजेंट लेवल्स 1130-40 के आसपास के, ये बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है, इनके अंदर बाई करके बैठना चाहिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप होल्ड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली आपको अगर देखना हो तो 1200 से 1250 के लेवल्स आपको इजीली 20-25 दिन में शायद हो सकता है महीने भर के व्यू के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो, बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक है एचडीएफसी लिमिटेड। खरीदारी करने का मौका 1190-1200 के आसपास का पहला लेवल और उसके पार भी जाने की संभावना, लेकिन इस बीच संभावना बेहतर होती दिख रही है। मजबूत शुरुआत की या पॉजिटिव शुरुआत की, क्योंकि एशियाई बाजारों को देखिए बेहतरीन रिकवरी आते दिख रही है लोअर लेवल से। हांगकांग के बाजार हरे निशान में आ चुके हैं, लाल निशान से, तो कुछ रिकवरी एशियाई बाजारों पर एकदम ठीक वक्त पर आती हुई दिख रही है जब भारतीय बाजार खुलने की तैयारी कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं 20 अंक ऊपर आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के बाजार भी देख लें एक बार, बाकी एशियाई बाजार फटाफट 1.5% 250 पॉइंट ऊपर हो चुका है, तो अच्छा एक भरोसा लौटता हुआ दिख रहा है एशियाई बाजार में, वो भी तब जबकि शंघाई नीचे है और अमेरिका नीचे था कल देर रात। चलिए, लेकिन ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं आपके लिए बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है पूजा त्रिपाठी। पूजा बताइए। जी, बिकवाली की कॉल आज निकल कर आ रही है और रुझान बैंकिंग काउंटर्स में आज के कार्रवाई सत्र में देखने को मिल रहा है। आशुतोष सरना के कॉल से शुरुआत करते हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। 150 और 152 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जहां से बिकवाली प्रेशर देखने को मिल सकता है और 1 से 2 दिनों में इनका मानना है कि 130 तक के लेवल्स ये काउंटर आपको दिखा सकता है। 10% से ज्यादा का रिटर्न ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। दूसरे कॉल में बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। इंद्रनाथ बिस्वास ने भेल में बिकवाली की राय दी है। 1 से 2 दिनों में यहाँ पर 220 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है और 5% का रिटर्न ये काउंटर आपको दिखा सकता है। मानस जायसवाल ने भी बैंकिंग काउंटर सिंडिकेट बैंक में बिकवाली की राय दी है। इनका मानना है कि अब अगले 2 से 3 दिनों में 78 के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकता है और 10% का से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक आपको दिखा सकता है, तो यहाँ पर भी बिकवाली करके चलने की राय। सारे ही कॉल्स में आज बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। चलिए, तो तीनों ही कॉल्स बिकवाली के हैं। हमारे साथ जय ठक्कर भी बने हुए हैं। जय, आपकी पिक्स आज के लिए? आशीष, फर्स्ट पिक रहेगी मेरी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे। M&M फाइनेंस इनफैक्ट मैंने पहले भी अनिल जी के साथ शेयर किया था यही फ्यूचर्स एक्सप्रेस पे एक बार, और मैंने कहा था कि अराउंड 250 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस रहेगा, और इतनी भारी गिरावट आने के बावजूद ये स्टॉक 250 के नीचे क्लोज नहीं दिया ये एक्सपायरी में। कल तक मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है आशीष के जो हिसाब से ऊपर एक अच्छी कॉल बाइंग हुई है अराउंड 270 275 के लेवल्स के आसपास, मुझे लग रहा है कि ये लक्ष्य आने की काफी चांसेस है कल तक। और नीचे की तरफ अभी भी ये मानता हूँ अराउंड 250 के आसपास काफी बढ़िया सपोर्ट है, तो अराउंड विद दैट एज अ स्टॉप लॉस कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि M&M फाइनेंस पर एक बाइंग पोजीशन से इनिशिएट कर सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 272 से लेकर 275 तक का। और सेकंड है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो हिसाब से कल एक अच्छी रिकवरी देखने मिली थी बैंकिंग स्टॉक्स में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिकवरी और भी थोड़ी एक अच्छा पुल बैक या बाउंस बैक देखने मिल सकता है ऑन दी अपसाइड। अराउंड 192 से 195 के लेवल्स बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखने मिल सकते हैं। 175 176 का एक क्रूशियल सपोर्ट है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। कल के ट्रेडिंग सेशन तक ये स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी तेजी की जा सकती है। ओके, ये सारे ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं आज के सेशन में, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, ये राय सही रहेगी। लेकिन इस बीच रुपए की चाल पर डालिए नजर, जहां पर 1/4% की कमजोरी होती दिख रही है। अब 16 पैसे नीचे 66 रुपए 25 पैसे का लेवल इस वक्त करेंसी मार्केट में। पार्थ भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जीकेसी प्रोजेक्ट्स फाइनेंस के फाइनेंस डायरेक्टर। पार्थ, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये बताएं कि कल की रिकवरी की क्या वजह थी? क्या RBI 67 के लेवल की तरफ नहीं जाने देगा रुपए को, ये संकेत मिल रहे हैं आपको? Good morning, Anil. I think, let's look at this big picture. I mean, everybody talks about our macro fundamentals are very good. CAD, fiscal deficit, inflations are down, real interest positive, savings rate has gone up. But let's understand, our financial market is pretty much closely linked to the global shock, exposed to the global shock, vulnerable to the global shocks. In this month itself, almost 25% of whatever money came in from YTD money came in, 25% of that has gone out in August itself. So, out of 5.7 or so, $5.8 billion, out of that 25% has gone out so we are affected by the global financial shocks. What happened in the last week onwards, post-Chinese devaluation, we have been very, very sharply affected. But RBI, unlike in 2013, I mean, RBI has backed up its verbal intervention with strong intervention yesterday and the day before, and they have been taking positions with the banks, and that itself squeezed out the long dollar position. If RBI is on its guard, and if China does not go for another round of sharp devaluation, I think rupee will stabilize around these levels. I mean, I am not giving a number really, difficult to give number in this market. Yesterday also post-Chinese rate cut, US market could not sustain, stock market could not sustain the recovery. The market was extremely volatile. Everybody is saying the Chinese actions are not good enough. So market will remain volatile, but RBI has been very, very strong, and this time in masculine intervention has been there in the market yesterday and day before. So that will contain the volatility and sharp depreciation they will try to contain. I think they have so far held around the 66.70 or so.
today's range also, I expect around 66.10 to 66.70, but market will remain volatile and choppy. वोलेटाइल रहेगा करेंसी मार्केट 66.10 से 66.70 के आसपास के लेवल्स के बीच इर्द गिर्द घूमेगा। इन लेवल्स के आसपास लेकिन मोटा मोटी शायद करेंसी स्टेबलाइज होती हुई नजर आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्विक चेक देने के लिए। तो करेंसी मार्केट वैसे भी इक्विटी मार्केट की आजकल बेहद पैनी नजर रहती है, हम भी कोई डेवलपमेंट होगा तो उस मार्केट पर वापस फोकस करेंगे। लेकिन इस बीच भारतीय बाजारों के अब वो इंडिकेटिव रेट्स काफी सेटल होते हुए आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सेंसेक्स 30 अंक की मजबूती, निफ्टी 15 अंक के आसपास की कमजोरी, तो एसजीएक्स निफ्टी से बेहतर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस आप लगा सकते हैं एटलीस्ट, और शायद कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही इंडियन मार्केट्स की शुरुआत होती हुई नजर आए। लेकिन कल एक स्टॉक था येस बैंक, 8% के आसपास का उछाल आया। मेरे ख्याल से निफ्टी में टॉप मूवर था, सबसे तगड़ा उछाल इस काउंटर ने दिखाया था। सुमित क्या लग रहा है इस काउंटर को देखकर, क्या अभी भी खरीदारी करेंगे या फिर ये एबरेशन था कल का मूव और शायद यहां पे फिर से डाउन साइड्स खुलेंगे? आशीष, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें डाउन साइड है स्टॉक में। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अब यहाँ पे एक बॉटम बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक में जो कल के लो बनाए हैं 600, 620 के लेवल्स के आसपास के, वो लो वापस से निगेट होंगे या ब्रेक होंगे। इनफैक्ट यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक ऊपर में जाएगा और 750 से 800 के लेवल आपको वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए वापस में ऊपर से 850 से 900 के लेवल, यानी कि प्रेजेंट लेवल्स पे अगर 670, 680 के आसपास आज ओपन होता है ये येस बैंक, तो इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और नीचे में इसका स्टॉप लॉस रहेगा 610, 620 के आसपास। और ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक इंट्राडे में 700 या 710 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक में इजीली 730 से 780 के लेवल देखने को मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल येस बैंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बॉटम हो चुका है। कल का जो फॉल, परसों का जो फॉल था उसको अच्छे से निगेट किया है, विथ वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। 2 दिन की कंफर्मेशन और चाहिए पॉजिटिव के लिए, उसके बाद ये एकदम कन्विक्शन हो जाएगा कि स्टॉक में तेजी आएगी और करेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर राय लेना चाहता हूं गौरांग आपसे, और वो है टाटा ग्लोबल। यहां पर इनके विदेशी निवेश को मंजूरी मिली है कल एफआईपीबी की तरफ से। फंडामेंटली स्टॉक क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि सीसीडी के आईपीओ के वक्त ये भी माना जा रहा था कि टाटा ग्लोबल जो इनका स्टारबक्स से टाइप है कुछ एक मूव तेजी का यहां बन सकता है। जिस तरह से एक्सपांशन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है निवेश के लिहाज से? अनिल जी, डिस्क्लोजर है, हमारी कवरेज है, और इस कवरेज को लेकर के थोड़ा थक सा गए हम, क्योंकि ऊपर के तरफ के दायरे काफी सीमित है। ये समझ में नहीं आता ये गौरांग, ये मैं वाकई में आपसे पूछना चाहता था कि मैक्सिमम लोग जिनसे आप बात करोगे ये कहेंगे कि यार ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जबरदस्त फंडामेंटल है, पेरेंटेज, बिजनेस सब कुछ अच्छा, लेकिन स्टॉक चलता ही क्यों नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, और उसी समस्या को लेकर के हम भी थोड़ा चिंतित हैं, क्योंकि हमारी कवरेज है और हमारा दायित्व बनता है किसी भी प्रकार की अगर बदलाव होता है तो। लेकिन इस स्तर पर अगर आप मुझे पूछे तो फिर से ये लौट करके आपको 135, 140 के आसपास जाएगा, जहां पर ये एक बहुत ही लंबे समय से कंसोलिडेशन कर रहा है। 210 का हमने टारगेट तय किया था, उसको नीचे करके हमने अब 175, 180 का किया है, लेकिन कवरेज पॉजिटिव है। और ये मैं मानता हूं अनिल जी कि काफी लोग और हम भी ये मानते हैं कि टाटा ग्रुप की कंपनी कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक, केन्या में सूखे को लेकर के जो चाय पत्ती का प्रोडक्शन होता है वो फीका पड़ा है और वहां से एक फायदा मिलता है इंडियन टी लीव्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, चाय पत्ती बनाने वाली कंपनियों को एक्सपोर्ट को लेकर। टाटा ग्लोबल में अनिल जी स्थानीय मार्केट ही नहीं, वो यूएस, यूरोप और मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी प्रेजेंस है। लेकिन जहां तक मार्जिन और तिमाही दर तिमाही, 6 महीने या फिर साल दर साल नतीजे हैं, जो आंकड़े कंपनी लेकर के आती है उसको लेकर के उत्साह इतना नहीं पैदा, और इस करके हमने थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट नीचे की तरफ रिवाइज किया। हाँ, अगर निवेश लायक रणनीति है तो इस तरह से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित, लेकिन बहुत जल्द आप ये उम्मीद न रखें कि ये स्टॉक आपको बहुत ही बेहतरीन ऊपर के स्तर दिखाएगा, समय लगेगा काफी लंबा। ओके, तो रिकवरी में या तेजी में वक्त लगेगा, तो बड़े मतलब धैर्य वाले इन्वेस्टर्स जो हैं, धैर्य रखने वाले, उनके लिए ये स्टॉक हो सकता है निवेश के लिहाज से। लेकिन फिलहाल शंघाई ये बाजार एक बार आपके सामने लाना चाहिए, जो आपने दिन भर का जो 5-7% का मूव का रोज का काम है, वो मतलब कहते हैं कि वो पूरी परिक्रमा पूरी करके अब आ गया है वापस। अभी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट 0.5% ऊपर हो गया, जो 4% नीचे था अब 0.5% ऊपर है। लेकिन हमारे प्री ओपनिंग सेशन में संकेत तो थोड़े बेहतर हैं। 15 अंक नीचे हम निफ्टी पर हैं, 30 अंक ऊपर सेंसेक्स पर है। तो जो 100-125 पॉइंट की कमजोरी दिख रही थी सुबह 7 बजे, कम से कम वैसा माहौल नहीं। भले एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है हम 50 अंक नीचे खुलेंगे, लेकिन चलिए कम से कम एक तो रिलीफ दिख रही है कि
तो जो रिकवरी एशियाई बाजारों पर आ रही है उस पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं हम बजाय अमेरिका की बाजारों की तेज गिरावट के। तो शुरुआत बेहतर हो सकती है भारतीय बाजारों की 7,800 के लेवल के कहीं ऊपर होगी तो कम से कम आपकी डाउन साइड रिस्क तो प्रोटेक्टेड दिख रही, नहीं तो अगर 7,800 पर चलते तो क्या होता है। चलिए पहले टिक आपकी स्क्रीन पर 85 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, अब 100 अंक नीचे सेंसेक्स होता हुआ दिख रहा है। वहीं 27 अंक नीचे निफ्टी ने शुरुआत की है 7,850 के करीब। अब निफ्टी 40 अंक नीचे और सेंसेक्स है लगभग 140 अंक नीचे। 150 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में और 45 अंक नीचे निफ्टी। 200 अंक नीचे सेंसेक्स होता हुआ दिख रहा है। तो गिरावट गहराती दिख रही है और 7,800 की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश निफ्टी की है। सेंसेक्स 26,000 का लेवल तोड़ता हुआ अब 250 अंक टूट चुका है सेंसेक्स और 60 अंकों का नुकसान निफ्टी में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना कि इतनी 1% की गिरावट तब हो रही जब एशियाई बाजार बेहतर स्टेबल होते हुए दिख रहे। तो भारतीय बाजारों का कॉन्फिडेंस हिलता हुआ नजर आ रहा है। 70 अंकों का नुकसान निफ्टी में और 275 अंक नीचे अब आपको सेंसेक्स नजर आएगा। तो बेहद तेज गिरावट कहना होगा इसे, क्योंकि जिस तरह से आप एशियाई बाजारों को रिकवर करते हुए देख सकते हैं वैसी कोई रिकवरी यहाँ है नहीं। और ये गिरावट जो लीड होती दिख रही है आज बैंक निफ्टी से 1.25% नीचे 200 अंक नीचे बैंक निफ्टी हो चुका है। तो यहाँ पर भी मार तेजी से पड़ती हुई दिख रही है। अब सेंसेक्स को देखिए 300 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में हो चुका है। निफ्टी आ चुका है 7,800 के बेहद करीब, 7,800 का लेवल है। अब देखना ही होगा कि इस लेवल को होल्ड कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये बेहद अहम आंकड़ा है आज के सेशन के लिए। देखना कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता है नहीं या यहाँ से गिरावट और बढ़ती है। फिलहाल थोड़ा नीचे हम 7,800 के आते हुए दिख रहे हैं पहले ही मिनट में। तो बेहद इंटरेस्टिंग और वॉलेटाइल मूव भारतीय बाजारों में 325 पॉइंट की गिरावट होती हुई दिख रही है। सेंसेक्स में 85 अंक नीचे निफ्टी। आइए गिरावट की लीडरशिप कहां से आ रही है। वेदांता 3.5% कमजोर, एचसीएल टेक 3% कमजोर, एक्सिस बैंक में नुकसान है, टाटा मोटर्स 3% कमजोर, भेल यहां पर आज एक गोल्डमैन सैक्स की तरफ से डाउनग्रेड भी आया है, यहां पर नुकसान, हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज, मतलब सभी तरह के स्टॉक्स हैं जो गिर रहे हैं। और हालांकि लीडरशिप बैंक से हैं क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा, यस, एक्सिस ये नीचे। इनफैक्ट डिफेंसेस क्यों गिर रही है समझना मुश्किल है। डॉक्टर रेड्डीज को देखिए नीचे, इन्फोसिस को देखिए 2.5% नीचे, जो वो भी जेफरीज का अपग्रेड आने के बाद। टाटा मोटर्स बेल तो समझ में आता है कमजोर हो सकते हैं। ये सारे स्टॉक से जो नुकसान अब 7,800 के डिसिसिवली नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी 90 अंकों के नुकसान के साथ और 350 अंक नीचे अब सेंसेक्स हो चुका है। वायदा कारोबार के कुछ टॉप लूजर आपको फटाफट बता दूं। फार्मा स्पेस के शेयर, औरोबिंदो फार्मा और स्ट्राइड्स आर्कोलेब, ये दो स्टॉक है जो 5% नीचे खुले हैं। एमटेक ऑटो में 5% का नुकसान। कल का स्टार परफॉर्मर आईबुल रियल 4% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। यहां पर नुकसान। अदानी पावर लगातार गिरकर 20 रुपए पर पहुंच गया, आज फिर से 4% नीचे है। तो ये सारे स्टॉक्स नुकसान में। आशीष ये तो 7,800 आ गया, अब वापस 80 अंक नीचे है और 300 अंक नीचे सेंसेक्स पर। बहुत तगड़ा प्रेशर है। आप सेंसेक्स निफ्टी की बात करें 1% के आसपास की कमजोरी है, शायद वो एसजीएक्स निफ्टी की तरफ पे कमजोरी के साथ हम खुलते हुए नजर आए। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अब सेल ऑफ इंटेंसिफाई हो रहा है। मिड कैप्स 1.5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ अब आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। स्मॉल कैप्स में अब 1.25% के आसपास का दबाव है। और इनफैक्ट कल आपको याद होगा मैं हाईलाइट कर रहा था तमाम आईटी दिग्गज कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे, आज फिर से वही पॉकेट लीड कर रही है। आईटी हैवी वेट है, साथ में बैंक्स हैवी वेट है, तो बैंकिंग स्टॉक्स भी कमजोरी के साथ 1.25% बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक इंडेक्स में और ज्यादा कमजोरी है। तो आईटी और बैंक सबसे ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं। कल रियल एस्टेट में एक फॉल्स स्टार्ट कहना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग लेड मोमेंटम आया था। तमाम रियल एस्टेट स्टॉक्स की आज वापस पिटाई होना शुरू हो चुकी है। ऑटोज और मेटल्स, अनिल ने वेदांता की बात करी थी, ऑटोज और मेटल्स में इनफैक्ट अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब उन स्पेसिफिक स्टॉक्स जो ब्रॉडर मार्केट से आज कमजोरी दिखा रहे हैं। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट कल आपको याद होगा 17-18% के आसपास का उछाल था, 3.5% की कमजोरी यहां पर है। इनफैक्ट डीएलएफ दूसरा स्टॉक था जो 15-16% वायदा में मजबूती के साथ कल कामकाज करा था, 2-2.25% का दबाव। एचडीआईएल में 2-2.25% की कमजोरी। आईसीआईसीआई बैंक में कल स्मार्ट शॉर्ट कवरिंग मूव्स आए थे, तगड़ा मोमेंटम था, आज 2% के आसपास की कमजोरी के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक में भी सिमिलर इंस्टेंसेस थे, एक और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग दिग्गज, यहां पे भी स्ट्रॉप मूव्स थे, आज यहां पे 1.25% के आसपास की कमजोरी आ चुकी है। इन्फोसिस अनिल ने भी हाईलाइट करा था कल की कमजोरी के बाद आज 1.5-2% के आसपास का दबाव है। इनफैक्ट पूरा आईटी पैक तगड़ी कमजोरी की तरफ अब मूव कर रहा है। एनटीपीसी में 2 दिनों से हम देख रहे थे लो लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी आती हुई, आज ये हैवीवेट भी 1.25% के आसपास का दबाव दिखा रहा है। चाइना फोकस में दरों में कटौती करी गई, एक और बार स्टिमुलस इंजेक्ट करने की बात करी गई। टाटा मोटर्स ऑब्वियसली जहन में आता है और टाटा मोटर्स लेकिन आज भी कमजोरी के साथ कामकाज करता हूं। हालांकि टाटा मोटर्स ध्यान रखिए कल 6% के आसपास का मूव अगर मैं सही तो दिखा चुका है, आज 2% के आसपास की कमजोरी के साथ यहां पे कामकाज होता हुआ। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में कुछ स्पेसिफिक
स्पेसिफिक स्टॉक्स जो मोमेंटम में है, मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक्स जिनका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, तो चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे स्टॉक्स हैं, प्राइम फोकस जैसे कुछ हरकत दिखाते हुए। अदरवाइज पीएफसी आपको याद होगा एक फॉल स्टार्ट था कल, 8% के आसपास का उछाल था अगर मैं सही हूं वायदा में, 2-2.5% के आसपास की कमजोरी के साथ इस समय काउंटर ट्रेड करता हूं। तो कल के जो शॉर्ट कवरिंग मूव्स आए थे, यानी कि जो मंदी की सौदे कटने से मोमेंटम आया था, आज फिर से पूरी तरह से फिजल आउट होता हुआ आज के लिए अच्छी खासी कमजोर। सही कह रहे हैं आशीष, कल का रिवर्स ट्रेड काफी दिख रहा है। देखिए कल जस्ट डायल इतना कमजोर था, आज 1% ऊपर है इतने खराब बाजार में। फिर आप देखिए कल गति इतना कमजोर था, आज 4% ऊपर है। तो कल जो स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे आज वो अंडर परफॉर्मर है। कल जहां पर खराब प्रदर्शन था आज थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर दिख रही है। दिग्गज में देखिए वेदांता 4% नीचे आ गया, जबकि कल एक अच्छी मजबूती वहां पर दिख रही थी। तो समझना मुश्किल है कि बाजार करना क्या चाहता है इस तरह से। इस वक्त आप देखिए निफ्टी में मुश्किल से 3 स्टॉक ऐसे हैं, 4 स्टॉक जो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, बाकी सारों में लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। अब डॉक्टर रेड्डी जैसा स्टॉक अगर टॉप लूजर में आ रहा है 3-3.25% नीचे। हीरो मोटोकॉर्प आउट परफॉर्मर था, शायद मुनाफा वसूली का मौका है। हीरो मोटोकॉर्प तो सारी बाइक्स हिंदुस्तान में बेचता है, अब ये भी 3% नीचे, बजाज ऑटो 3%। टू व्हीलर के मार्केट की अपनी दिक्कत है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स है। ईडलवाइज फाइनेंशियल जो हम सुबह बात भी कर रहे थे, FIPP अप्रूवल था, वो 4% के आसपास का उछाल दिखा रहा है। आज शाम को CCA की बैठक होने वाली है। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज वो जो प्रोजेक्ट्स लगाती हैं उसका एग्जिट आसान होता हुआ शायद नजर आए, 2 साल में वो एग्जिट कर पाएंगी। ITNL, गैमन इंफ्रा, IVRCL, ये कुछ कंपनीज हैं 1 से 2% हरे निशान में कामकाज कर रही हैं। बहुत रोबस्ट मूव्स नहीं है, हल्के हरे निशान में कामकाज इन काउंटर्स में हो रहा है। HDFC की हमने सुबह बात करी थी, एक हेवीवेट है तो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, 0.5% के आसपास का उछाल है। सुमित हाईलाइट भी कर रहे थे कि शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर इन लेवल्स शायद देखने को ना मिले। आपकी स्क्रीन करो स्टॉक। बिल्कुल, और इस बीच आप देखिए एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ, उस पर सुमित से राय भी लूंगा। 7,800 इस वक्त है निफ्टी का लेवल स्पॉट पर। निफ्टी गिरा है 80 अंक और निफ्टी फ्यूचर्स गिरे हैं 97 अंक। इसका मतलब है कि 17 पॉइंट के डिस्काउंट पे इस वक्त निफ्टी फ्यूचर्स में जो 17 पॉइंट ज्यादा गिरावट हुई, कल 15 पॉइंट की प्रीमियम थी और अब निफ्टी फ्यूचर आ गए हैं डिस्काउंट पर लगभग 4 पॉइंट, यानी कि 19-20 पॉइंट का नुकसान उन ट्रेडर्स को अभी दिख रहा है जो कल निफ्टी फ्यूचर्स को लॉन्ग करके गए थे क्लोजिंग में कि एक गैप अप ओपनिंग मिलेगा। सुमित, ये प्रीमियम में जो बार बार बदलाव हो रहा है डिस्काउंट और प्रीमियम में, और 15 पॉइंट की प्रीमियम तो उड़ गई और डिस्काउंट हो गया, एक्सपायरी के पहले कैसे पढ़ते हैं आप इसे? देखिए अनिल जी, एक तो ये प्रीमियम 10-10 पॉइंट 15-15 पॉइंट का जो ये हो रहा है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि मार्केट में डेप्थ नहीं है तो सडनली आपको नीचे दिखता है, फिर सडनली आपको ऊपर दिखता है। और कल वैसे भी लास्ट डे एक्सपायरी का, तो मेरे हिसाब से अभी करंट मंथ से अब हम इसको ज्यादा कंपेयर नहीं करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा डेप्थ अब नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी। सो मोटा मोटी अगर देखें तो ये 7,800 को अभी फिलहाल रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। और आज का अगर ओपन हाई अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है फ्यूचर्स का, और स्पॉट का 1 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ओपन हाई टूटेगा उसके बाद आज का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। ओपन हाई जैसे ही टूट जाए तो वहीं पे बाय बन जाएगा। और यहां पर भी मैं चांस अगर लेना चाहूंगा अनिल जी, तो ये 80-100 पॉइंट के जो फ्लक्चुएशन आते हैं तो मुझे थोड़ी सी कॉन्ट्रा कॉल लेने की आदत पड़ रही है आजकल मार्केट्स के अंदर। तो इतने लोग के अंदर मैं बाइंग करने की एक बार अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट पे अगर बाइंग करना चाहिए। इनफैक्ट एक बात भी हो रही थी, 7,800 के आसपास जिस तरह का बिल्डअप बड़ा स्ट्रांग है, मार्केट इस समय तो लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। 7,813 के आसपास अब निफ्टी कामकाज करता हुआ चल रहा है। जो हम बात कर रहे थे, सुमित भी उस बात से सहमत है कि 7,800 को होल्ड करना है दोनों ही तरह के ट्रेडर्स को। अगर आप तेजी करने वाले हैं तो उसके ऊपर आपको रखना है, और मंदी करने का आपका इरादा है तो 7,800 के नीचे मेंटेन करना। तो अभी तो तेजी वालों के पक्ष में जा रहा है मेरे ख्याल से। ये बात तो सुबह जय भी हाईलाइट कर रहे थे जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे, आपने कहा था 7,800 के आसपास खरीदारी करेंगे। क्या हिम्मत कर रहे हैं इस समय खरीदारी करने वाले 7,800 के लेवल्स पर? जय बिल्कुल आशीष, मुझे ऐसा लग रहा है इस लेवल्स पे हिम्मत करनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेना ही चाहिए। मेरे हिसाब से 7750 टेक्निकली एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, बिकॉज दैट इज 61% रिट्रेसमेंट कल के पूरे पुल बैक का। तो मुझे ऐसा लग रहा है 7750 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। और ऑन दी अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है आशीष अभी भी एक दायरे में रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन तक, 7750 से लेके 7940 तक। एक दिग्गज एफआई गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आज सेल रिपोर्ट आई है, भेल पर 207 रुपए का उन्होंने लक्ष्य रखा है। क्या आप गिरावट में खरीदारी का मौका देखते हैं या फिर आप भी बेरिश है इस स्टॉक पर? गौरांग आपके लिए। अच्छा अनिल जी, हर एक उछाल पर बेचने की राय है यहाँ पर।
और हमारे एज ए डिस्क्लोजर बिकवाली की ही हमारी रिकमेंडेशन है, यानी कि आपके अगर पोर्टफोलियो में है, अगर आपको कैप गुड्स इंजीनियरिंग स्पेस पर कहीं पर निवेश लायक रणनीति बनानी है तो पहले तो तवज्जो दिया जाएगा L&T को, उसके पश्चात सीमेंस और उसके बाद ABB। अनिल जी, जिस तीव्र गति से एक ही तिमाही में जो नकारात्मक परिस्थिति आंकड़ों को लेकर के खड़ी हुई है, नतीजों के मैं बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको यहां पर किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग, वैल्यू बाइंग या मोमेंटम बाइंग करनी चाहिए। दूर रहना चाहिए, और है तो बदलाव कर दे। अगर आपके पास वो बदलाव करने की क्षमता है तो L&T, सीमेंस या ABB ये बेहतर विकल्प है। ओके, चलिए जय, गौरांग, सुमित, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इस बीच भारतीय बाजारों में अब निफ्टी में कुछ लो लेवल से रिकवरी है, तो 55 अंक के आसपास की कमजोरी और 78.25 के लेवल्स पर अब हम कामकाज कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद उद्यन मुखर्जी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक सटीक विश्लेषण उनसे जानेंगे बाजार का, और आपके लिए क्या रणनीति हो ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। $7,800 को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की और थोड़े रिकवरी के संकेत, लेकिन अब भी 50 अंकों का नुकसान है निफ्टी में। सेंसेक्स 200 अंक नीचे अब भी आपको नजर आएगा 0.5% के नुकसान के साथ। मिड कैप इंडेक्स ने अपनी कमजोरी जरूर थोड़ी कम की है, अब सिर्फ 1/4% नीचे है मिड कैप इंडेक्स, लेकिन बैंक निफ्टी से दबाव 1% का अब भी बरकरार है। आइए नजर डालते हैं एक बार दुनिया भर के बाजारों पर, खासतौर से एशियाई बाजारों पर। चीन के बाजारों में बेहतरीन रिकवरी होती हुई दिखी। 4% के नुकसान के बाद अब चीन के बाजार लगभग 1% ऊपर हो चुके हैं और वही रिकवरी को लीड करते हुए दिख रहे हैं। हांगकांग के बाजारों में रिकवरी हुई है, अब हरे निशान में लौटते हुए दिख रहे हैं। निक्केई के बाजार 1.5% के आसपास मजबूत है, तो 18,000 के लेवल पर निक्केई फिर से पहुंचता हुआ दिख रहा है। लेकिन बाजारों में जो उठापटक हो रही है हमारे यहां भी और दुनिया भर के बाजारों में, आगे किस तरह का डायरेक्शन रहेगा, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2008 जैसे हालात फिर से दुनिया के लिए बनते हुए दिख रहे हैं, जो आप जरूर जानना चाहते हैं। इस पर हम बात करेंगे। अब हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उदयन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल बाजार के डायरेक्शन को लूं, उससे पहले यही लेना चाहता हूं जो आज हिंदुस्तान में हर आदमी जानना चाहता है, क्या फिर से 2008 जैसे हालात हैं दुनिया भर के बाजारों के लिए? मॉर्निंग अनिल, देखिए हर सिचुएशन अलग होता है। ऐसा नहीं कि हमें 2008, 2007, 2011, 2015 को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये कंपैरिजन कोई अच्छे एनालिसिस जैसा नहीं है। हर प्रॉब्लम सिचुएशन अलग टाइप के होते हैं। वो लीमन ब्रदर्स का प्रॉब्लम था, अभी चाइना का प्रॉब्लम है। मैंने पिछले 2 दिन से बहुत दिग्गजों को ये कहते हुए सुना है कि ये 2008 नहीं है, लेकिन चाइना लीमन ब्रदर्स से बहुत ज्यादा बड़ा है। और चाइना में क्या चल रहा है इसका कोई एक्यूरेट एनालिसिस मेरे ख्याल से इंडिया में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के करना हमारे लिए एकदम नामुमकिन है और इम्पॉसिबल है। हमें ये सब एनालिसिस करने की चेष्टा करना नहीं चाहिए, पर हमें सिर्फ वही करना चाहिए अभी जो हमें आता है, वो है हमारे इंडियन कंपनीज को एनालाइज करना, उनके वैल्यूएशंस देखना, वो कितने अपने स्तर से गिर चुके हैं इसका एक इवैल्यूएशन करना, और एक ये तय करना कि ये इतने अट्रैक्टिव हो चुके हैं कि नहीं कि थोड़ा खरीदारी शुरू किया जाए। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इंडियन इन्वेस्टर को बिल्कुल नहीं प्रयास करना चाहिए कि चाइना का प्रॉब्लम कितना बड़ा है और क्या ये 2008 जैसे बड़ा एक ग्लोबल मेल्टडाउन में लीड कर सकता है। इसका आंसर आपके अंदर जो भावना है, या बुलिश हो आप बेरिश हो, उसी का एक बाहर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अगर आप बेरिश हो तो आपको लगेगा ये 2008 से भी खराब होगा, और अगर आप अंदर से बुलिश हो तो आपको लगेगा अभी खरीदना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बहुत छोटा मामूली प्रॉब्लम है जो 1-1.5 हफ्ते में सुधर जाएगा। मेरे हिसाब से वो एनालिसिस नहीं है, वो होप या विशफुल थिंकिंग के कैटेगरी में पढ़ा जाता है, उसको अभी भूल जाते हैं। अभी ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स को काफी एक अनिश्चित सिचुएशन में डाल चुका है। मेरे पास पैसा होता तो मैं अभी पैसे पे थोड़ा बैठ जाता, थोड़ा इमीडिएटली डिप्लॉय करने का सोचता नहीं, एग्रेसिवली ट्रेड बिल्कुल बंद कर देते हैं और देखते हैं 1-1.5 हफ्ते में क्या सिचुएशन हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। हमें ये पता नहीं है कि चाइना का प्रॉब्लम कितना बड़ा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। अभी तो सिर्फ एक शुरुआत हुआ है 2-3 दिन का वॉलेटिलिटी से, लेकिन ये बहुत खराब कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से अभी कुछ दिन रुक जाना ही सही होगा
और ग्लोबल मार्केट्स के बारे में एक बार देखते हैं कि ये सिचुएशन कितना खराब हो रहा है। इनका डर इसीलिए क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम थी उद्दन सर 2008 में। आज हम एक कंट्री और एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्री की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ये सच है कि उसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है कि वाकई कितनी दिक्कतें हैं। इंडिया की आपने बात करी, मैं उससे आगे आऊंगा, लेकिन जब चाइना की प्रॉब्लम्स माउंट होने लगी, करेंसी डिवैल्यू होने लगी, तो और दिक्कतें लगने लगा। चाइना की इकोनॉमी में कुछ बहुत ज्यादा इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं। उसके साथ साथ क्योंकि मूड बदल गया तो लोग मानने लगे कि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर भी अब सीरियस कंसर्न्स हैं, बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो कच्चा तेल जिस तरह से $40 के नीचे स्लाइड हो गया था। अब तक आपका आकलन क्या कहता है, ये चाइना स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा ग्लोबल ग्रोथ पे वाकई कुछ सीरियस सवाल है? देखिए, जिस हद तक यूएस मार्केट नर्वस हो चुके हैं, और एक चीज तो आपको मानना ही पड़ेगा कि यूएस मार्केट में बैठे जो लोग एनालाइज कर रहे हैं ग्लोबल सिचुएशन को, वो हमसे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड एनालिस्ट हैं चाइना के बारे में और ग्लोबल ग्रोथ के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे जो ब्रोकर्स हैं उनको ग्लोबल सिचुएशन एनालाइज करना नहीं आता है, लेकिन यूएस मार्केट में स्टेक्स बहुत ज्यादा बड़ा है हमसे। वो तो पूरा लगे होंगे पिछले 2-3 दिन से कि हो क्या रहा है ग्लोबल ग्रोथ का, चाइना का प्रॉब्लम्स चलते हुए, और वहां पे आप साइंस को रीड कीजिए। वहां पे पहला साइन है कि यूएस फेड लग नहीं रहा है अभी सितंबर में इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा। ये फर्स्ट एडमिशन है कि ग्लोबल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा झटका आया है, क्योंकि इससे पहले तो लग ही रहा था कि यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी लग रहा है कि यूएस फेड रुक जाएगा। ये फर्स्ट वार्निंग साइन है ग्लोबल मार्केट्स के लिए कि ग्लोबल ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। आप कल यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस देख लीजिए। यूरोपियन मार्केट में बहुत बड़ा रिबाउंड आया, यूएस मार्केट में शुरू में एक बहुत बड़ा रिबाउंड आया और उसमें लगातार सेलिंग एंड में आया और यूएस मार्केट नीचे फाइनली लॉसेस में बंद हुआ। यूएस बॉन्ड मार्केट को देखिए कि यूएस बॉन्ड डील्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं और यूएस बॉन्ड मार्केट में पैसा फिर से वापस जा रहा है। हम इतना ही एनालाइज कर सकते हैं कि जो ग्लोबली जो स्मार्ट मनी है या ग्लोबली जो पॉलिसी मेकर्स है वो क्या सोच रहे हैं अभी, और उसका सोच पे हमें थोड़ा वजन डालना चाहिए, क्योंकि वो लोअर पड़ेल में बैठे हुए ब्रोकर से ज्यादा जानते हैं, यूएस फेड ज्यादा जानता है, वहां के बड़े बड़े मनी मैनेजर ज्यादा जानते हैं कि ग्लोबल ग्रोथ किस तरफ चल रहा है। और अगर आप लास्ट 2-3 दिन का ग्लोबल मार्केट का प्राइस एक्शन देख लीजिए या कमेंट्री सुन लीजिए, मुझे लगता है सारे दुनिया अभी ग्लोबल ग्रोथ के बारे में बहुत ही डरे हुए हैं चाइना के प्रॉब्लम्स के चलते हुए। अब ये हो सकता है कि 1 महीने के बाद लोगों को लगा कि मार्केट्स ने ओवर रिएक्ट कर लिया था, नो प्रॉब्लम, फिर अब फिर से मैदान में आ जाइए और फिर से अपना खरीदारी शुरू कर दीजिए। लेकिन अभी सबसे आगे जाके एक छलांग लगा के स्टॉक खरीदना मेरे ख्याल से थोड़ा इम्प्रूडेंट जैसा बिहेवियर होगा और स्ट्रैटेजी होगा। अच्छा, अब तक हम हमेशा बात करते थे कि ब्याज दरें बढ़ेंगी तो बड़ा झटका होगा। बुद्धन सर की बात सुन के लग रहा है कि अगर इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ी तो एक और झटका होगा कि बाकी ग्लोबल ग्रोथ को लेकर सीरियस कंसर्न है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो फिर ऐसे में जो करेंसी को लेकर उदयन सर हमारे यहाँ अब डर लग रहा है लोगों को कि हम फिर से 69-70 की रेंज की तरफ पहुंच रहे हैं, क्या वो हो सकता है? और अगर वैसा होता है तो फिर इंडियन मार्केट्स के लिए क्या सिचुएशन बनेगी? देखिए, अभी जो होगा ग्लोबल होगा। एक चीज हो सकता है कि दूसरे मार्केट कम गिरे, अगर ये गिरावट चलता रहा, और उम्मीद है कि चलता नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये ग्लोबल एक मेल्टडाउन जैसे हो गया तो ऐसे हो सकता है ब्राजील रशिया ज्यादा गिर गया, चाइना ज्यादा गिर गया और इंडिया ने कम गिर गया। लेकिन इससे कोई तसल्ली तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नहीं ले सकते ना कि हमारे पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है लेकिन चाइना से कम जा रहा है, चाइनीज जो इन्वेस्टर है उससे हम बेटर ऑफ है, हालांकि हमारा कैपिटल इरोजन हो रहा है। ये रिलेटिव ट्रेड का समय नहीं है। आप पिछले 2 दिन से मैंने बहुत लोगों को सुना, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बयान आ रहा है कि इंडिया रिलेटिवली इन अ मच बेटर पोजीशन। आप पिछले फ्यू ग्लोबल मेल्टडाउन्स को देख लीजिए, ये कब हुआ है कि ग्लोबल मार्केट पूरा मेल्टडाउन हो गया लेकिन इंडिया ऊपर चला गया? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। ऐसे हो सकता है कि इंडिया कम गिर सकता है दूसरे मार्केट से अगर ग्लोबल मेल्टडाउन हो गया। तो अभी ये रिलेटिव ट्रेड का समय नहीं है। जब ग्लोबल मार्केट्स पैनिक में चले जाते हैं, जैसे पिछले 2 दिन से लग रहा है, तब ये एसेट क्लास शिफ्ट हो जाता है। तब लोग क्या करते हैं, ग्लोबल इक्विटी से हट जाते हैं, बॉन्ड मार्केट में घुस जाते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं। तो इसमें इतना बड़ा चर्न होता है एसेट एलोकेशन में, इसमें कौन एक इंडिया कोने में, कौन एक टर्की अच्छा कर रहा है, इसका ध्यान किसी को नहीं रहता है और इस बार भी नहीं रहेगा। तो अभी ये बयान आप भूल जाओ कि हमारे मैक्रो अच्छा है तो इंडिया ऊपर चलता जाएगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए। अभी आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा अगले कुछ दिनों में कि दुनिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, क्या ये ग्लोबल मेल्टडाउन है, क्या ये कुछ महीनों में ग्लोबल रिसेशन जैसे सिचुएशन में हो सकता है।
अभी तक ऐसा एविडेंस नहीं है। ये भी कह दूं कि जो आज से बेयर मार्केट की बयान शुरू कर दिए वो ऐसे ही बोल रहे हैं, वो अंदर से बेरिश है, उसीलिए उसको फर्स्ट फॉल देख के उन्होंने मान दिया कि एक बेयर मार्केट शुरू हो गया और बुल मार्केट खत्म हो गया। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन क्या ये हो सकता है? इसका पॉसिबिलिटी भी 0% नहीं है। इसका पॉसिबिलिटी भी एक छोटा सा है कि चाइना का प्रॉब्लम्स चलते हुए ग्लोबल ग्रोथ बहुत ही कम हो गया और ग्लोबल इक्विटी से पैसा हट गया और एक मिनी बेयर मार्केट जैसे सिचुएशन हो जाएगा। अगर ऐसे हुआ तो इंडियन रुपी भी नीचे जाएगा और इंडियन मार्केट्स भी यहां से नीचे जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी आप इंडियन मैक्रो पे फोकस हटा दीजिए और थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स के बारे में सोचिए, क्योंकि जो होगा अभी ग्लोबली होगा। तो आपने स्पेसिफिकली हाईलाइट कर दिया, मेरी रणनीति होनी चाहिए कि मैं अनफंड में कैश डिप्लॉय ना करूं, कैश में बैठा रहूं और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को कीनली वॉच आउट करूं। तो मेरे लिए अब क्या रणनीति होगी सर? मैं अमेरिकन मार्केट को क्लोजली ट्रैक करूं, वहां पे स्टेबिलिटी आती है, वहां पे अगर लोग लो लेवल्स पे शायद खरीदारी करने की हिम्मत जुटाते हैं तो शायद मेरे लिए इंडिकेशन होगा कि भारतीय बाजार में अब स्टेबिलिटी आ रही है, तब मैं शायद अपना कैश डिप्लॉय करूं और अभी साइडलाइंस पे बैठा रहूं। अभी मेरे हिसाब से जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एक फॉल के बाद और स्केयर के बाद मार्केट्स अक्सर वॉलेटाइल हो जाते हैं। आप देखेंगे एक दिन निफ्टी में 200 पॉइंट की रैली आ गया, डाउ जोन्स में 400-500 पॉइंट की रैली आ गया, उसके बाद नेक्स्ट डे एक दिन कुछ नहीं हुआ, मार्केट फ्लैट हो गया और तीसरा दिन मार्केट फिर से 200 पॉइंट यहां पे गिर गया। ये होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसी को पता नहीं अभी क्या होने वाला है। आपने जितना भी कन्विक्शन के साथ कोई भी कह दे कि अभी मार्केट ये करेगा, उसको बिल्कुल विश्वास मत करिए, क्योंकि अभी सब लोग अंधे हैं ग्लोबल मार्केट्स में। किसी को कोई हवा नहीं है कि अभी ये कैसे फाइनली पैन आउट करेगा ये सिचुएशन। तो अभी हर दूसरे दिन के मार्केट के वॉलेटिलिटी को आप एक ट्रेंड मान के चलोगे तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा गलती होगा। अभी ऐसे एक दिन 2 दिन के मार्केट प्राइस मूवमेंट पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अभी चुपचाप बैठ जाइए। ये वॉलेटिलिटी अभी होगा और ये चार्टिस्ट का जो बयान है अभी कि 7800 इंपॉर्टेंट है और 8050 इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल ही भूल जाइए, क्योंकि आप टेप्स को रिवाइंड कर दीजिए और पूछिए कि किसने बताया था, कौन सा चार्टिस्ट को, कि 7700 निफ्टी आ जाएगा 3 दिन के अंदर। ये प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी लोगों को एब्सोल्युटली जीरो के बराबर है इस टाइप की सिचुएशन में। अभी टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो रेंज में काम करते हैं, उनको एक अपसाइड डाउनसाइड चाहिए काम करने के लिए, लेकिन वो एक प्योर गेस वर्क है, क्योंकि उनको एक फ्लोर चाहिए 7800 का, उनको एक सीलिंग चाहिए 8100 का, कि वो उसको आंकड़े पकड़ के ट्रेड कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 7800 का कोई सैंक्टिटी नहीं है और 8100 का भी कोई सैंक्टिटी नहीं है। अभी ग्लोबल मार्केट से कंप्लीटली वॉलेटाइल सिचुएशन में है। 200-300 निफ्टी पॉइंट इधर उधर कभी भी इंट्राडे हो सकता है। तो अभी ट्रेड करना तो मौत के बराबर है और टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करना उससे भी खराब है। अभी आप अपने पैसे को बचाइए, चुपचाप बैठ जाइए, 3-4 दिन देखिए। एक चीज तो तय है कि मार्केट आपसे दूर भाग के कहीं नहीं जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते निफ्टी 9100 फिर से क्रॉस करके एक नया हाई बना देगा, ये तो एक बिल्कुल ही नामुमकिन है। हो सकता है कि मार्केट एक छोटा रैली करके 8000 पे पहुंच जाए, उसके बाद फिर से करेक्ट करके 77-7800 हो जाए। आप उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस मत दीजिए, आप चुपचाप बैठ के साइडलाइन से देखिए। जब मार्केट स्टेबलाइज करेगा आपको स्क्रीन देख के ये पता चल जाएगा। ये बात तो सच है। कुछ दिन पहले 8500 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, फिर वो 8200 हो गया, आज हम 7700 की बात करने लगे हैं। तो बेसिकली बात वही है कि बजाय ये कि बॉटम ढूंढने के स्टेबल होने दें और स्टेबल होने के बाद खरीदारी करेंगे तो कहीं कुछ जाने वाला नहीं। उदिन सर, आपने ये बात सही कही कि इस वक्त पूरी तरह से ग्लोबल फैक्टर्स बाजारों पर असर डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 2 लोकल फैक्टर्स पर आपकी राय लेना चाहता हूं। पहला तो ये कि सरकार कोशिश कर रही है कि एक और एक्सटेंडेड सेशन हो मॉनसून सत्र का और उसमें फिर अहम बिल पास करवाने की कोशिश हो, और दूसरा 29 सितंबर को आरबीआई की तरफ से फिर से बैठक होगी क्रेडिट पॉलिसी को लेकर। क्या उम्मीद की जाए कि जीएसटी बिल पास हो सकता है, ये बाजार का मूड सुधार सकता है? दूसरा, क्या इस तरह के ग्लोबल हालात में अब भी उम्मीद रखना ठीक है कि आरबीआई गवर्नर ब्याज दरों में कटौती करेंगे? मैं दूसरा पार्ट आपका क्वेश्चन पहले लेता हूं अनिल, जो है आरबीआई पॉलिसी। मेरे ख्याल से इस पे बहुत चर्चा हो रहा है। ये एक नॉन इवेंट है ऐसे एक सिचुएशन में। अगर कल भी आरबीआई गवर्नर आके बोल दिया कि 25 बेसिस पॉइंट मैंने कम कर दिया रेपो रेट, उससे ये सिचुएशन में इम्पैक्ट 0 के बराबर है। इससे कोई मतलब नहीं है स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस का।
25 बेसिस पॉइंट का कौन पूछ रहा है अभी? कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट पूछ रहा है, कौन सा बैंक पूछ रहा है? ये तो हमारे मीडिया में कवरेज है कि आरबीआई गवर्नर अभी क्या रेट कट कर देगा और इंडिया का मार्केट को बचा देगा। 25 बेसिस पॉइंट आएगा और चला जाएगा और कोई नोटिस भी नहीं करेगा। एक दिन का मूवमेंट हो सकता है मार्केट में कि मार्केट ने एक दिन फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग रैली मिल सकता है, बस उतना ही इंपैक्ट होने वाला है 25 बेसिस पॉइंट का कट का। मेरे हिसाब से ये एक कंप्लीटली नॉन इश्यू है। अभी सिचुएशन है एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम का। इंडिया आपको बहुत कमेंटेटर ने पिछले 2-3 दिनों में कहा होगा कि इंडिया का सिचुएशन पर से उतना खराब नहीं है, जो 100% सही है। इंडिया का मैक्रो सिचुएशन अभी बहुत सारे कंट्रीज से, बल्कि मैं कहूंगा सारे कंट्रीज से अच्छे हैं इंडिया का जो मैक्रो बैकड्रॉप है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने 8300 से 7700 एक दिन में गिर गए थे। तो अभी इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स पे कम ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम चल रहा है। अगर इंडिया का सिचुएशन देख के सब कुछ रिएक्ट होता तो अभी रूपी 67 पे नहीं आ जाता 2-3 दिन में। तो दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। इसको आप इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम या इंडिया स्पेसिफिक सोल्यूशन भी मत ढूंढिए। अभी एक चीज हो सकता है कि कुछ दिनों में ऐसे लगा कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज कर गए, कि लोगों का बयान ये आया कि जो हो गया था वो हो गया, चाइना में और गिरावट होना अभी नामुमकिन है, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा स्टेबिलिटी दिख रहा है। वो माहौल पे अगर जीएसटी पास हो गया हमारे पार्लियामेंट में और एक आरबीआई ने रेट कट कर दिया और बैकड्रॉप है ग्लोबल स्टेबिलिटी का, तब हो सकता है कि इंडियन मार्केट बाकी सारे मार्केट से बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर गया और रूपी भी पुल बैक करके 64.5 65 हो गया। ये होने का बिल्कुल उम्मीद रखना चाहिए। लेकिन ग्लोबल वॉलेटिलिटी अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लोबल वॉलेटिलिटी चलता रहा और ऐसे ग्लोबल मेल्टडाउन में स्टॉक्स नीचे चलते गए, तब आपको आरबीआई भी नहीं बचा सकता और मेरे ख्याल से जीएसटी पैसेज भी नहीं बचा सकता। सर, ये बात परफेक्ट है कि कब खरीदना है उसका इंतजार करना है, लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहता हूं ऐसे कोई टॉप 5 स्टॉक जो आप अपने रडार पर रखेंगे क्वालिटी के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से, कि जब भी खरीदूंगा तो ये खरीदूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है अनिल, क्योंकि इसी पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि हम कोई, आप नहीं, मैं नहीं, कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं, चाइना पे कोई एक्सपर्ट नहीं है। हमें पता नहीं है चाइना में क्या होने वाला है, ना ही हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। हम एनालाइज कर सकते हैं हमारे 5 स्टॉक्स जो हम हमेशा पोर्टफोलियो में चाहते थे और स्टॉक प्राइस नीचे आ गए और हमें थोड़ी थोड़ी करके खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही अप्रोच है अभी लोकल इन्वेस्टर्स को मार्केट के देखने का। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में लोग सोचते हैं ये स्टॉक 800 रुपए में 3 दिन पहले चल रहा था, सडनली ये 700 रुपए हो गया, अभी तो मुझे खरीदना ही चाहिए क्योंकि 800 का स्टॉक 700 के नीचे आ गया। लेकिन कौन सा वैल्यूएशन पे शुरू हुआ था और कौन सा वैल्यूएशन पे आया है और ग्लोबल बैकड्रॉप के देखते हुए क्या वो वैल्यूएशन अभी सही है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ लोग खरीदना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल स्टॉक जैसे ल्यूपिन और ग्लेनमार्क का, कुछ लोग खरीदना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे इंडसइंड बैंक और येस बैंक का, या आप पकड़ लीजिए एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि ये अच्छे कंपनीज है, ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है और इन्वेस्टर्स को हमेशा चाहिए होता है कि ऐसे स्टॉक जो वेल्थ क्रिएट कर रहा है इसको खरीदा जाए। लेकिन ग्लोबल बैकड्रॉप के हिसाब से, ग्लोबल वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए शायद ये वैल्यूएशन उचित नहीं है ये कंपनीज को देने के लिए। मैं ग्लेनमार्क को उदाहरण देता हूं। श्योर, स्टॉक में 1200 से 1100 रुपए हो गया लगभग, लेकिन कहां से कहां पहुंचा ये स्टॉक? 1.5 महीने पहले 800 रुपए होता था, 800 से 1200 भी पहले हुआ था ना, और वो 30 पी मल्टीपल से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी 30 से 10% करेक्शन होकर उसने 27 पी मल्टीपल पे पहुंचा है। लेकिन आप ये सोचिए ग्लोबल की ये माहौल में, जब भी आपको ये पता नहीं है कि ये बुल मार्केट अभी भी जिंदा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता एक बेयर मार्केट की तरह जा रहा है, वो माहौल पे आपने 27 पी मल्टीपल में एक स्टॉक खरीद लिया। मेरे हिसाब से ये इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एब्सोल्यूट लेवल ऑफ वैल्यूएशंस क्या है ये कंपनीज के। ये प्राइवेट बैंक पकड़ लीजिए, फार्मास्यूटिकल्स पकड़ लीजिए, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, ये कौन सा वैल्यूएशन पे आपको एंट्री करना चाहिए। और इसी के कारण मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, नहीं तो अभी जितना फॉल येस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में आया है या अच्छे फार्मास्यूटिकल कंपनी में आया है, आपको तो जाके खरीदना ही चाहिए। लेकिन अगर ग्लोबल वॉलेटिलिटी ऐसे चलता रहा, मेरे हिसाब से इसमें वैल्यूएशन कंप्रेशन होने का चांस और है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में वैल्यूएशन अभी भी बहुत नीचे नहीं है, रिलेटिवली अपने नियर टर्म हाई से कम हुआ है।
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये स्टॉक्स बहुत इनएक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो जिनको खरीदना है वो खरीदना शुरू करें, लेकिन अगर 100 रुपए एक स्टॉक में उसको येस बैंक या ग्लेनमार्क में डालना है तो आज 20 ही रुपए डालें और बाकी 80 अगर स्टॉक्स और नीचे जाते रहे तो एक अच्छा एवरेज प्राइस पे डालें। ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को भी। तो फार्मास्यूटिकल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज उद्यन सर के मुंह से सुना मैंने, तो ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स अभी भी हैं। स्टॉक मार्केट में पिटाई होगी, पता नहीं कहां जाके बॉटम आउट होती है या फिर ये वैल्यूएशंस किन लेवल्स पे जाके जो स्क्वीज है वो खत्म होता है। पर ये वो स्टॉक्स हैं जो शायद फंडामेंटली अच्छे हैं, पोर्टफोलियो में रखने लायक हैं, गिरावट में शायद इनको देखा जा सकता है। उद्यन सर बहुत बहुत धन्यवाद इस अनबायस्ड व्यू के लिए, आज मजा है आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच। तो भारतीय बाजारों में इस समय क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते प्रेशर है, इंडिया स्वीट स्पॉट में है तो फाइनेंशियल मेल्टडाउन क्योंकि या फिर ग्लोबली मार्केट्स में कंसर्न्स हैं तो इंडिया छूता रहेगा नहीं। इस समय बेहतर है कैश को लेकर बैठें, कैश डिप्लॉय ना करें, स्टेबिलिटी आने दें। रनअवे रैली तो अभी इंडियन मार्केट्स में आएगी नहीं, वो स्टेबिलिटी जब आ जाए तो शायद फिर आप कैश डिप्लॉय करें और ग्लोबल मार्केट्स की जिटरनेस रैली आ सकती है अगर ग्लोबल मार्केट्स खराब हो तो। क्या रनअवे रैली आ सकती है अगर ग्लोबल मार्केट्स खराब हो तो, लोग छोड़कर भागने की तैयारी में इस वक्त दिख रहा है। हाँ, वो दूसरी रनअवे रैली है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद TS हरिहर जुड़ेंगे हमारे साथ, लेंगे बाजार पर उनकी राय, साथ ही कौन से हैं वो स्टॉक जहां पर इस कमजोर बाजार में पैसा लगाने का है मौका। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भारतीय बाजारों में कमजोरी के साथ कामकाज, लेकिन शुरुआती कमजोरी से कुछ उभरते हुए हम 7800 के नीचे स्लिप हुए थे। 78.45, 78.50 के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ, हालांकि अभी भी आधे % के आसपास की कमजोरी है। तो कमजोरी के साथ कामकाज, ब्रॉडर मार्केट्स मैंने शुरुआत में हाईलाइट करा था कि बेंचमार्क से ज्यादा कमजोरी है। देखिए किस तरह का स्मार्ट बाउंस वहां पे देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स अब एकदम सपाट टेरिटरी में कामकाज करते हुए। अनिल कैसे रीड करूं, ये लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, फिर से एक फार्स है, मुझे बहुत रिस्क लेना नहीं चाहिए या फिर इस टाइम पे लॉन्ग करने की हिम्मत करूं, शायद लोअर लेवल से एक रिकवरी आने वाली है? कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिंपल इसीलिए हम लेवल्स पर फोकस करके रख रहे हैं क्योंकि जिन 7800 की अहमियत ही आज यही है कि जब तक हम 7800 के ऊपर है तब तक बहुत बुरे नहीं है। बुरे तो दिख ही रहे हैं, खैर बहुत बुरे नहीं है। तो ट्रेडिंग रेंज अब जो ओपनिंग हुई है आधा घंटे का जो ट्रेड है उससे ये लग रहा है लोअर साइड पर 7800, ऊपर की तरफ 7925, 7950 इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। जब आप 7800 के नीचे जाएंगे तो फिर आपके लिए नीचे की रिस्क खुलती हुई दिखेगी 125-150 पॉइंट की, जो कि 7650, 7675 तक मार्केट को ले जा सकती है। उसकी संभावना कम है, ऊपर की संभावना थोड़ी ज्यादा दिख रही है क्योंकि आपको थोड़ी स्टेबिलिटी एशिया से मिल रही है, थोड़ी खरीदारी लोअर लेवल से आती हुई दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक ट्रेड लेना ही है तो फिर आज के लो का ट्रेड ले लें स्टॉप लॉस लगाकर और ऊपर की तरफ 7925, 7950 के लिए ट्रेड कर ले, वो ज्यादा ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो आशीष दिख रही है वो है कि मिड कैप इंडेक्स में रिकवरी थोड़ी आती दिख रही है, हरे निशान में आया है। तो ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है और जो ट्रेड आपको देखना पड़ेगा वो ये कि दिग्गजों पर प्रेशर रहेगा। वजह साफ है, खरीदारी एफआईएस की तरफ से नहीं हो रही, बिकवाली हो रही है एफआईएस की तरफ से, और एफआईएस की बिकवाली दिग्गज शेयरों में ज्यादा होती है, लार्ज कैप में लिक्विड शेयरों में ज्यादा होती है। पैसा लगा रहे हैं डोमेस्टिक फंड और उनके पास पैसा भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आ रहा है, उन्हीं फंड्स में आ रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप फंड शेयरों में थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन के ट्रेड है, सोच समझ के। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग है, कई सारे स्टॉक्स में अपनी रिसर्च टीम से कल निकलवा रहे थे हम लोग कि जहां पे एफआई होल्डिंग बड़ी स्ट्रांग है उन स्टॉक्स में बड़ा सीवियर सेल ऑफ है, और खासतौर पे एफआई होल्डिंग जहां पे ज्यादा और डीआईएस नदारत हैं वो तो नेकेड शॉट जैसे बन गए, उनकी तो बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है। कल आपने कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की पिटाई होती हुई देखी थी। तो अब